आपको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में लगे भिड़े होंगे। तो दोस्त मेरे, अभी तक जितना एग्जाम हुआ है आपका, जो भी एग्जाम आपने दिया है, उस सब के बेसिस पर जो मैक्सिमम जो अच्छे अच्छे प्रश्न है, जो इजी इजी क्वेश्चन है, वो तो आप बना ही दीजिएगा। जो अच्छे अच्छे प्रश्न है वो लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? चलो, कौन सा कथन गलत है, इस पर हम लोग आते हैं। कौन सा कथन गलत है? पहला कहता है किण्वन की प्रक्रिया। कौन प्रक्रिया दोस्त मेरे? किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, एकदम नहीं होती है। किण्वन की प्रक्रिया में सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिए आप, इथाइल अल्कोहल बनता है, C2H5 OH बनता है और प्लस CO2 बनता है। किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन में के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, एकदम होता है। देखो श्वसन में क्या होता है, पहले ग्लूकोज जो है C6H12O6 जो है, ये बदल जाता है दोस्त मेरे पायरुविक अम्ल में। ये बदल जाता है पायरुविक अम्ल में, पायरुविक अम्ल में, पायरुविक अम्ल में। और पायरुविक अम्ल जो है, ये ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ना, CO2 प्लस H2O प्लस ATP देता है। और अगर आंशिक ऑक्सीजन रहेगा, आंशिक ऑक्सीजन रहेगा, आंशिक O2 रहेगा, तो लैक्टिक एसिड देगा, तो लैक्टिक अम्ल देगा। और अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो इथाइल अल्कोहल देगा। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा, ऑक्सीजन नहीं रहा तो इथाइल अल्कोहल देगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले ग्लूकोज पायरुविक एसिड में, पायरुविक अम्ल में बदलता है, फिर यहां से ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ये घटना जो होती है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां होती है दोस्त मेरे? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण होता है पूछता है, तो कहेंगे एटीपी का निर्माण होता है। आंशिक ऑक्सीजन रहेगा तो लैक्टिक एसिड, इसी से थकान होता है। और ऑक्सीजन नहीं रहेगा, C2H5OH। फिर कहता है श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, एकदम होता है। फिर कहता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक एसिड, ये गलत है। धीरे से जाओ। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक एसिड, एकदम गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आप जाइएगा दोस्त मेरे, तो एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो किण्वन की प्रक्रिया में क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। कौन सी गैस निकलती है? कहेगा CO2। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या मिलता है? ATP। आंशिक ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन नहीं रहेगा, इथाइल अल्कोहल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कहता है, हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों में हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम करा सकते हैं। और उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को क्या कहा जाता है? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी इच्छा से होता है वो ऐच्छिक पेशियां हैं। जो हमारी इच्छा से नहीं होता है उसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। जो हमारी इच्छा से होता है उसे ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा से नहीं होता है उसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। कहते हैं दोस्त मेरे, जो हमारी इच्छा से होता है ऐच्छिक, और जो हमारी इच्छा से नहीं होता है उसे हम लोग अनैच्छिक पेशी कहते हैं। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ। ऐच्छिक इज द राइट आंसर। अगला, जितना भी ऐसे हड्डी युक्त अंग है ना, चला जैसे हाथ पैर, ये सब ऐच्छिक है। आज जिसमें हड्डी नहीं है वो सब अनैच्छिक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है? यह दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं हो सकता। घोंघा। कि तापमान के अनुसार लिंग परिवर्तित करता है, तापमान के अनुसार यह लिंग परिवर्तित करता है। कौन? घोंघा। घोंघा की अगर हम बात करें, ये तापमान के अनुसार अपना लिंग परिवर्तित करता है। इसलिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है, जो दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। बताओ ना, कि घोंघा में आनुवंशिक रूप से ऑब्वियसली निर्धारित नहीं होता है। घोंघा की अगर हम बात करें तो आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, तभी ना तापमान के अनुसार लिंग परिवर्तित कर लेता है। हम लोगों में आनुवंशिक रूप से होता है। हेलो। अगला, मानव पित्त में, मानव पित्त में मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का होता है, इसकी प्रकृति देखो। मानव का पित्त जो है, ये इसका स्राव होता है। इसका स्राव होता है कहां से? स्राव होता है कहां से दोस्त मेरे? लीवर से। स्राव होता है लीवर से। और ये जमा होता है पित्ताशय में। जमा होता है पित्ताशय में। स्राव होता है लीवर में और जमा होता है पित्ताशय में। स्राव कहां से होता है? लीवर में। प्रिंस। बताओ जल्दी। इसका पीएच मान जो होता है ना, इसका पीएच मान 7.7 के आसपास होता है। तो ये कैसा हो जाएगा बताओ? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? क्षारीय हो जाएगा। इज द राइट आंसर। आपको भी पता है 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय है, और 7 होगा तो उदासीन। अच्छा हमको ये बताइए तो, कौन अधिक अम्लीय है? अधिक अम्लीय, अधिक अम्लीय कौन है? अधिक अम्लीय कौन है? अधिक अम्लीय कौन है? एक है pH 7, सॉरी pH 6 या pH 7। जल्दी बताओ, अधिक अम्लीय कौन है? pH 6 की pH 7? जल्दी बता दो, अधिक अम्लीय कौन है? pH 6 की pH 7? व्हाट इज द आंसर? और जिसका पीएच मान कम होगा वो ज्यादा अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान कम होगा वो ज्यादा अम्लीय होता है। लेकिन क्षारीयता में सीधा सीधा बात होता है, अम्लीयता में उल्टा बात होता है।
फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथियों और उनके एंजाइम से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए, बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अमाशय से अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, यकृत से पित्त रस निकलता है, सबको पता है। जठर ग्रंथि पेप्सिन, ये भी सही है। लार ग्रंथि ट्रिप्सिन, ये गलत है। लार ग्रंथि जो है ट्रिप्सिन, ये दोस्त मेरे गलत है। लार ग्रंथि ट्रिप्सिन गलत है। लार ग्रंथि ट्रिप्सिन हम सबका देख रहे हैं दोस्त मेरे। क्या बात है, एग्जाम हो गया ना। जिनका एग्जाम हो गया वो भी अगर पढ़ रहे हैं समझिए तो ये बहुत बड़ी बात है। चलो बताओ व्हाट इज द आंसर। ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें, ट्रिप्सिन कहेगा कहां से निकलता है, ये अग्नाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें, ये अग्नाशय से निकलता है, या अग्नाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन कहां से निकलता है दोस्त मेरे, अग्नाशय से निकलता है। तो ये गलत हो गया। ये दोस्त मेरे ग्रंथियों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कहता है पौधों में प्लोएम को, पौधों में प्लोएम को का कार्य क्या है, क्या है ये पूछ रहा है। जाइलम का कार्य है जल का और खनिज लवण का वहन, प्लोएम का कार्य क्या है बताओ। यह ऑक्सीजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों में, या जल को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, शर्करा को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। किसको दोस्त मेरे, शर्करा को विभिन्न भागों में पहुंचाता है, इज द राइट आंसर। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। या शर्करा को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे, पौधों का जो उत्तक है, पौधों का उत्तक जो है जाइलम और प्लोएम को, जाइलम और प्लोएम को संवहन बंडल भी कहते हैं। संवहन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है संवहन बंडल भी कहते हैं इसको। जाइलम और प्लोएम को क्या कहते हैं दोस्त मेरे, संवहन बंडल के नाम से भी जानते हैं। किसको, जाइलम और प्लोएम को। अगला 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 कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अगला क्वेश्चन दोस्त मेरे, अगला क्वेश्चन की बात करोगे तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। डैश शब्द सघन रूप से भरी हुई वृक्क स्पंदन इकाई को संदर्भित करता है। सबको पता है वृक्क बोले तो नेफ्रॉन, वृक्क बोले तो क्या नेफ्रॉन। केसिका है, केसिका मतलब कैपिलरीज हो गया। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका तो भैया तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। गुच्छ होगा नहीं, आंसर बता दो। जब ये हो गया वृक्क मतलब आंसर वही होगा। अगला 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 कहता है निम्नलिखित में नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा सही है, व्हाट इज आंसर। नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा सही है, कहता है वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, क्या सही है। नर जनन अंग से कह रहा है, शुक्राणु का निर्माण शुक्राशय में होता है, वृषण उदर गुहिका में स्थित होता है। शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर में सामान्य तापमान से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र के संबंधित कौन सा सही है, क्वेश्चन कह रहा है। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, ये 100% सही है। शुक्राणु का निर्माण शुक्राशय में होता है। वृषण उदर गुहिका में स्थित होता है, वृषण उदर गुहिका में स्थित नहीं होता है। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से अधिक नहीं, कम तापमान चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक को सही है दोस्त मेरे, वृषण टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्राव करता है। शुक्राणु का निर्माण जो होता है ना टेस्टिस में होता है। शुक्राणु का निर्माण जो होता है दोस्त मेरे वो कहां होता है, टेस्टिस में होता है। तो कमेंट्स का जवाब देंगे ना तब फिर लग जाएगा बहुत ज्यादा देर, फिर आप पढ़ नहीं पाइएगा। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा सही है। अगला 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 क्या आंसर बताओ। कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन इस कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित भी करता है, बताओ क्या होगा आंसर। कौन सा हार्मोन है जो प्रेरित भी करता है, व्हाट इज द आंसर। कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेवार एक है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेवार होता है, सबको पता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इज द राइट आंसर। आई क्वेश्चन पूछ रहा है बन कैसे रहा है, CaOH हॉल 2 जब Cl2 से अभिक्रिया करेगा तब ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। इसको हम लोग निर्जलीकरण के लिए यूज करते हैं। निर्जलीकरण मतलब पानी के अवशोषण के लिए। और CaOH हॉल 2 जब CO2 से अभिक्रिया करेगा तब क्या देगा दोस्त मेरे, CaCO3। सब क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ है। CaCO3 जब गर्म करके टूटेगा तब क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। जब आंसर किया आएगा देखिएगा इस सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। ए टू जेड ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। CaOCl2 CaOH हॉल 2 जब Cl2 से अभिक्रिया करेगा तब ब्लीचिंग पाउडर देगा। ये निर्जलीकरण मतलब जल अवशोषक के रूप में यूज करते हैं। जब ये दोनों अभिक्रिया करता है CaCO3, ये जब टूटता है CaO प्लस CO2 में टूटता है, CaO प्लस CO2 में टूटता है।
पता है कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान, भैया 12 यू हो जाएगा। कार्बन 12 है तो 12 यू हो जाएगा। कार्बन 14 है 14 यू हो जाएगा। कार्बन 12 का उपयोग कहेगा कहां करते हैं, कार्बन 12 का उपयोग कहां करते हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान ज्ञात करने में कार्बन 12 का उपयोग कहां करते हैं दोस्त मेरे, द्रव्यमान ज्ञात करने में। और वही अगर कार्बन 14 कह देगा तो जीवाश्म की उम्र का पता लगाने में, जीवाश्म की उम्र का पता लगाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका, कार्बन 14 का। कार्बन 12 का एएमयू जो निकालते हैं ना, एटॉमिक मास यूनिट, इसी से तुलना करके, किसी का भी द्रव्यमान निकालना है एएमयू में, इसी से तुलना करके निकालते हैं। और कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहता है डैश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक, सबको पता है। प्रोटियम को नवजात हाइड्रोजन कहते हैं, प्रोटियम को नवजात हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम से D2O बनता है, जिसको हम लोग गुरु जल के नाम से जानते हैं, और ट्राइटियम को जो है ना, ये रेडियो सक्रिय है। ट्राइटियम की अगर हम बात करें तो ये रेडियो सक्रिय है। कार्बन कहेगा कौन सा बंधन बनाता है, एकदम सिंपल और सड़ा हुआ क्वेश्चन जो पूछा है, बताओ। ये स्वसंयोजक बनाता है, एकदम सड़ा हुआ। और दूसरा चिलवा सब एकदम मार के देगा एक सरिया, आयनिक बंधन बनाता है। बताओ कौन सा बंधन बनाता है, स्वसंयोजक या आयनिक। सोना का आधात वरीयता और तन्यता सबसे अधिक होता है, बताओ इसका सबसे ज्यादा ये स्वसंयोजक बंधन बनाता है। कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण होता है, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, इसकी संयोजकता भी 4 होती है। आयनिक बंधन में मजबूत बंधन होता है, इसलिए इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। अगला अगला अगला, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, कह रहा है। कौन परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है, फोटोन नहीं है। फोटोन का मतलब होता है प्रकाश, फोटोन का मतलब होता है प्रकाश। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में एक ही बात है। और नाभिक के संलयन की अगर हम बात करें, इसमें हाइड्रोजन बम आता है और सूर्य आता है, जितना बम है सब अनियंत्रित है, जितना बम है ना सब अनियंत्रित होता है, जितना बम है सब अनियंत्रित, चाहे अनियंत्रित नाभिक के विखंडन हो या अनियंत्रित नाभिक के संलयन हो। यानी परमाणु बम कहेगा कैसा, तो कहेंगे अनियंत्रित परमाणु विखंडन। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित परमाणु संलयन। पता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, व्हाट इज द आंसर। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, एकदम होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है। न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, महागलत। न्यूट्रॉन चक्कर कहां लगाता है, तो नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बेसिक क्वेश्चंस दोस्त मेरे पूछे जा रहे हैं। बताओ फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है भाई, बाकी सब है। ये देखने से भी लग रहा है ग्रेनाइट थोड़े है, ग्रेनाइट, संगमरमर, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, उसमें फास्फोरस दूर दूर तक नहीं है। फास्फोरस की अगर हम बात करें, फास्फोरस की परमाणुकता अगर पूछेगा, फास्फोरस की परमाणुकता बताओ, तो ऑप्शन एक है ऑप्शन 4, दूसरा है 1, तीसरा है 8। बताओ फास्फोरस की परमाणुकता कितनी, बस गिन लेना है दोस्त मेरे। फास्फोरस किस रूप में होता है, P4 के रूप में अक्सर पाया जाता है। तो P4 है तो फास्फोरस की परमाणुकता हो गई 4। अक्रिया गैस अकेले होता है तो उसकी परमाणुकता 1। अक्रिया गैस अकेले होता है, खाली गिनना है। बताओ तो एक परमाणुकता कितनी, Ca3PO4 ऑल 2 की परमाणुकता कितनी, जल्दी बता। Ca3PO4 हॉल 2 की परमाणुकता कितनी, 4 1 5 दूनी 10 3 13। देख लो 4 1 5 दूनी 10 3 13। खाली गिनना, 4 1 5 दूनी 10 3 13। चलवा सब एकदम तेज हो गया। श्रृंखला गुण कौन दर्शाता है, एक बार दिया पकड़ के सरिया, कार्बन।